नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज एक और बड़े खुलासे के साथ आए हैं और आज जो खुलासा होने वाला है वो 300 करोड़ रुपए के आसपास का खुलासा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो घोटाला किया गया है ये होर्डिंग के नाम पर, होर्डिंग के टेंडर के नाम पर किया गया है और ये कोई नई बात नहीं है इस प्रदेश के लिए, क्योंकि अमूमन यहां घोटाले होते रहते हैं। बस सवाल यहां पर यह भी आज है खड़ा हुआ है कि आज जो व्यक्ति इस घोटाले का पर्दाफाश कर रहा है वो खुद एक राजनीतिक दल से आते हैं और सवाल बहुत बड़े हैं इस घोटाले के पीछे। हम बात कर रहे हैं अभिनव थापर जी की, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। पर दो सवाल इस घोटाले में है कि इस घोटाले में दोनों ही राजनीतिक दल, अगर जो सबसे बड़ी पार्टी उत्तराखंड की है, चाहे वो भाजपा चाहे कांग्रेस, दोनों ही लिप्त नजर आते हैं। अब दोनों पार्टी के लिप्त होने के बावजूद भी एक कार्यकर्ता के तौर पे, पदाधिकारी के तौर पे अभिनव थापर जी ने यह हिम्मत की है कि वो पर्दाफाश करने आगे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात इसमें नजर आती है। आप सीधे उनसे सवाल भी करेंगे पर जानेंगे कि पहले ये घोटाला है क्या असल में, और ये किस तरीके से जो करोड़ों रुपए के घोटाले कैसे लोग कर देते हैं और कैसे जो सत्ता में आसीन लोग होते हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। 5 साल का कार्यकाल नगर निगम का पूरा हो चुका है। आपने ये भी देखा होगा कि इस 5 साल में किए गए कितने वादे आपके आसपास पूरे हुए, कितने ओपन जिम खुल गए जो बात कही गई थी। और अभी इनमें वो पार्षद भी हैं जो कांग्रेस के भी हैं और भाजपा के भी हैं। पहले मैं सीधे थापर जी के पास आऊंगा। थापर जी, बड़ा सवाल है और सबसे पहले शुरुआत यूं करूंगा कि ये 300 करोड़ रुपए का जो घोटाले की आप बात करें, असल में क्या है, क्या होर्डिंग के टेंडर के नाम पे हो रहा है, पहले वो बताइएगा। पहले तो धन्यवाद पहाड़ टीवी के दर्शकों का, आपका, जो आपने इस विषय को प्रमुखता से स्थान देने का आज ये निर्णय लिया। 300 करोड़ रुपए, हम ये रकम सुना करते थे कि केंद्र में कोई बहुत बड़ा घोटाला हो जाए तो 100 करोड़ 200 करोड़। आज हमारे देहरादून शहर में 300 करोड़ रुपए का 10 साल में इन लोगों ने मिलके सब ये खेल कर दिया। अब ये खेल कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, 2013 से 2023 तक ये 10 साल में भाजपा का कार्यकाल था। इस 10 साल में लगभग हमारे पास 2-2 साल का भी अगर हम स्लैब बनाएं तो 5 या 6 टेंडर होने चाहिए थे। उन 6 टेंडर्स की जगह हमने 3 टेंडर एग्जीक्यूट कराए नगर निगम ने, और 3 टेंडर में वही 3 पार्टियां, वही 2-3 लोग, वही लोग 2013 से लेके 2023 तक आते रहे। मैंने जनवरी 2023 में, जब मेरे को ये सारी सूचनाएं इधर उधर से जब कोलैट हुई, कुछ आप जैसे पत्रकारों ने बताया कि भाई ये है, कई बार अखबारों में भी आया, कई बार भाजपा के पार्षदों ने इस पर आवाज़ उठाई, कई बार कांग्रेस के पार्षदों ने इस पर आवाज़ उठाई कि इसको मिल गया, ये खेल हो गया, हल्ला हो गया। 2 दिन अखबार में छपता है, वो ख़त्म सी हो जाती है बात। मैंने जनवरी 2023 में आरटीआई लगाई, बड़ी मुश्किल से 3-4 महीने लग के डॉक्यूमेंट एक कलेक्ट हुए, कैसे कैसे चीज़ें निकाल के लाए। वो करने के बाद फिर मैंने सारा इसमें डेटा निकाला, तो डेटा ये निकल के आया कि 2013 से 23 तक सिर्फ 3 टेंडर हुए हैं, और वो 3 टेंडर उन्हीं लोगों को मिलते गए जो आपस में मेल जोल करके काम करती हैं कंपनियां। और टेंडर की 2 कंडीशन सबसे प्रमुख है। पहला कि अगर कार्टेल होगा तो हम ब्लैक लिस्ट करेंगे, और यहाँ पे सीमिंगली कार्टेल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपने रेट को या रेवेन्यू को लॉस करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। यहाँ तो रेवेन्यू की चोरी हो रही है, लॉस तो बहुत दूर की बात है। तो चोर के अपनी जेब में रेवेन्यू रख रहे हैं नगर निगम का और सरकार का। अब ये जो 3 कंपनियां हैं, इन्होंने मिलके नियमों का खेल बनाया, ईएमडी बनाई 10%। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, पहले तो उत्तराखंड की बात करते हैं। नगर निगम देहरादून कोई चाइना में तो है नहीं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2008, आप लोग गूगल में जाइए, डाउनलोड करिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2% की जो आपका प्रोजेक्ट वैल्यू है या जो आपने उसकी एस्टिमेशन वैल्यू है, उसकी 2% से ऊपर हम ईएमडी नहीं रख सकते। तो 2% की अगर हम ईएमडी रख रहे हैं तो 2% की ईएमडी अगर 6 करोड़ या 60 करोड़ वाला प्रोजेक्शन वाला माने तो वो हमारी जाती है 10-12 लाख रुपए की। इन्होंने 10% ईएमडी का स्लैब बनाया, तो रिफ्रेन किया, वो कंपनीज को रोका कि लोग ना भर पाए। अब किसी पे 60 लाख रुपए नहीं है, वो उस कंपनी को काम करने के एलिजिबल है, वो उसने कहा यार कौन झगड़े में पड़ेगा, 60 लाख रुपए इन्हीं लोगों को मिलना है। आदमी का मेंटल सेटअप भी होता है, वो रिफ्रेन कर गए। जो ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए थे, मोर बिडर्स आते, ज़्यादा कंपटीशन होता। तो अब ये बिड उल्टी है। अब खेल इस बिड में क्या है, यहाँ पे टेंडर सबको पता है, जो सबसे कम करेगा L1 होगा उसको दिया जाएगा। ये बिड H1 पे है, ये पता ही नहीं किसी को। जो सबसे ज़्यादा प्राइस कोट करेगा नगर निगम की रॉयल्टी में, उसको ये बिड अलॉट की जाएगी। तो
अब सबसे ज्यादा प्राइस जब आप और मैं 3 आदमी है, माना 100 रुपए नगर निगम ने कोट किया 6 करोड़, आपने 6 करोड़ 1 लाख भर दिया, आपने 6 करोड़ 2 लाख भर दिया, मैंने 6 3 भर दिया, मुझे मिल गया। अगर ये ओपन होता तो कोई 6.5 भरता, कोई 8 भरता, कोई 10 भरता। लोगों की असेसमेंट होती है अपना अपना काम करने की। आपने वो ओपन बिडिंग नहीं होने दी। आपने ईएमडी से एक स्पेसिफिक कंपनीज को जो बिडर्स थे उनको रोका। उसके बाद आपने एक्सटेंशन का खेल किया। टेंडर होता है 1 साल का, उसके बाद एक कंपनी लेटर लिखती है कि हमें जो है बिजनेस की हानि हो जाएगी, सत्र के बीच में दोबारा टेंडर बुला रहे हैं, आप पुराने रेट पे 10% बढ़ा के आप वो टेंडर दे दें, हमको और काम दे दें, उससे एक्सटेंशन मिलता है। ये एक्सटेंशन 1 महीने 2 महीने नहीं, कई कई साल मिलता है। सैकड़ों करोड़ रुपए का काम इसमें होता है। तो अगर आप ये समझिए, अगर 1 साल का 6 7 8 करोड़ रुपए का अगर ये रॉयल्टी की बात करते हैं, तो लगभग मैं 300 करोड़ का फिगर कैसा है मैं वो भी जनता को आपके माध्यम से समझाता हूँ। 6 7 8 करोड़ रुपए का अगर ये रॉयल्टी की बात करते हैं, तो नेचुरली अगर मैं रॉयल्टी दूंगा तो मैं स्टाफ भी रखूंगा, कोई कंपनी स्टाफ भी रखेगी, फिर टैक्सेस भी देगी, उसके अलग से टैक्सेस देगी, टैक्सेस देने के बाद कुछ अपना प्रॉफिट भी रखेगी। तो नेचुरली 1:5 1:4 वो होता ही है। रॉयल्टी चाहे खनन की हो चाहे उसकी, जब वो मार्केट में बिकती है। तो ये जो 6 7 8 करोड़ रुपए का काम है, बहुत आसानी से 30 से 35 करोड़ रुपए साल का इनका व्यापार ये है। तो 30 से 35 करोड़ एक साल पे अगर आप मिनिमम कॉस्टिंग भी लगाओ, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से भी लगाओ, तो 10 साल के 300 350 करोड़ होता है। मैं तो 300 ही बोल रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो इन लोगों ने 500 करोड़ रुपए से ऊपर का धंधा किया है। 16 नवंबर 2019 शिकायतें होती है, नगर निगम की बोर्ड बैठक बैठती है, कुछ चीज निकल के आती है। 325 होर्डिंग जो इलीगल हैं, वो उन पे ये होता है कि ये जांच हुई और इलीगल होर्डिंग हटा दो। आपने जांच करी, हटा दिया, बहुत बढ़िया, ताली बजाने वाला काम है। वो इलीगल होर्डिंग किस कंपनी के थे आपको नहीं पता, आपने उस पर क्या जांच करी, किस कंपनी ने उस पर 10 साल तक रेवेन्यू लिया, आपने उससे क्या रिकवरी करी। आप कोई भी ऐड लगाने चले जाओ, हम भी अपने कई बार प्रचार करते हैं, ऐड लगाते हैं इन्हीं लोगों के थ्रू, तो उस पर नंबर लिखा होता है, फला नंबर है, आप कॉल कीजिए, आपको रेट मिल जाएगा, ये बल्ली वाला चौक पे, ये इस पे। और ये वो होर्डिंग्स हैं जो चीफ मिनिस्टर, ये वो होर्डिंग्स हैं जो नगर निगम के मेयर, ये वो होर्डिंग्स हैं जो सारे सेक्रेटरी, सारा अमला शासन का देखता है। राजपुर रोड में सारा अमला देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून नगर निगम में 10 साल से खेल हो रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ किसी को खबर नहीं थी? क्यों नहीं है? सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, मुझे लगता है। सब इस खेल में, हमाम में सब नंगे हैं। आज ये बात जो उठानी बहुत ज़रूरी हो गई है कि जब ये नगर निगम का होर्डिंग घोटाला, अगर हम एक इस ऐसी चीज़ को पकड़ें, अगर नगर निगम पे 50-100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और आ जाता इन 10 सालों में, तो वो रेवेन्यू कहाँ लगता? लोगों की सड़क बनाने में लगता, कहीं टॉयलेट बनाने में लगता, जनहित में काम आता। आज वो रेवेन्यू की चोरी हो गई, नगर निगम का लॉस हो गया। वो कंपनियां जो एलिजिबल अपना 2-3 बना के इन्होंने कार्टेल कर लिया, वो 300 करोड़ रुपए का व्यापार ले गई। क्योंकि मैं और आप दोस्त हैं तो मैंने आपको बोल दिया सारे टेंडर आपके हैं। तो ये तरीका गलत है। इसमें इन्होंने खाली ये एक्सटेंशन के नाम पे खेलने किया है। एक पूरे इंडिया में, शायद पूरे इंडिया में हाई कोर्ट के ऑर्डर के मिस इंटरप्रिटेशन का ये अपने आप में एक अनूठा मामला होगा। बिल्कुल। हाई कोर्ट, मैं आपको दिखाता हूं, हाई कोर्ट 13/6/2017 को एक ऑर्डर देते हैं, उत्तराखंड के माननीय हाई कोर्ट, कि आप ये टेंडर जो है बिना किसी लिबर्टी के हमारे यहाँ आगे आके आपको प्रोसेस करनी है, आप हमारी परमिशन से कर सकते हैं। इसका लब्बलुआ भी ये था इस ऑर्डर का। इसके बाद इन्होंने इस ऑर्डर को ऐसा घुमाया, इस ऑर्डर के बिहाफ पे ये 23/6/2017 को मीडिया 24/7 एक कंपनी है, उसके नाम ये लेटर जारी होता है। ये लेटर ये लिखता है कि दिनांक 13/6/2017 को माननीय हाईकोर्ट ने निविदा खोलने से मना किया है, इसलिए इसी को दे दो। और ये खेल 2.5 साल तक चलता रहा, जब तक ये इन्फ्रक्चुअस नहीं हो गई सितंबर 2019 में। आप ये समझिए, अपने आप में इतना बड़ा माननीय हाईकोर्ट के खिलाफ ये उल्लंघन है। हम इसमें कोर्ट भी जाएंगे, बट क्योंकि आपको पता है पीआईएल के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मैंने 11 अगस्त 2023 को मेयर सुनील उनियाल गामा जी से मिला, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, सारे फैक्ट्स दिए, एविडेंस दिए, उनको बताया इसमें ये चीज़ है, कोर्ट का इसमें ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है, सब लोगों ने मिलके इसमें पुराने टेंडर्स में एक्सटेंशन का खेल हुआ है। 2022 में जो आपकी सरकार ने इसमें लेटेस्ट टेंडर दिया है उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना था वो ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसको ऑर्डर दे दिया, वो अभी लेटेस्ट भी है, वो आगे मैं आप पे आऊँगा। तो उन्होंने इस चीज़ को जांच की नहीं की, क्या दबाया, मैंने 2-3 बार उनको बोला भी
कि भाई आप इसको जांच करें। वो कह रहे जी फाइल चल रही है। इसके बाद हमने 26 नवंबर 2023 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन से करी, ये पर्दाफाश हुआ, फिर आप लोगों ने इसको उठाना आगे शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मुझे एक नई चीज़ अखबार के माध्यम से पता चली कि मेयर साहब और एमएलए ने कहा है कि अगर कोई हमारे पे एविडेंस आएंगे तो हम जांच कराएंगे। तो फिर मैंने 28 नवंबर को फिर उनको एक नोटिस भेजा है कि भैया यूपी अधिनियम एक्ट 1959 आपको ये पावर देता है, अगर कोई आपको ऑन रिकॉर्ड प्रूफ्स के साथ कोई चीज़ दे तो आप बोर्ड बैठक में खुद से ला के उसे प्रपोजल बना के उसका आप इन्वेस्टिगेशन है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो 11 अगस्त 2023 की लेटर की रिसीविंग के साथ मैंने उनको नोटिस दिया। तो 30 नवंबर को फाइनली आखिरी बोर्ड बैठक में सुनने में आया कि मेयर गामा जी ने और ये बोर्ड ने इस पर जांच बैठाई है। तो अब वो जांच, अब क्योंकि वोट तो भंग हो गया, उसकी कॉपी हमारे को अभी मिल नहीं पाई। तो अभी सुनने में ये आया, अभी कल भी मैंने किसी से बात करी थी कि अभी बोर्ड के मिनट्स बन रहे हैं, उसकी अभी कॉपी वो नहीं हुई है, हमारी टाइप नहीं हुई है, साइन नहीं हुई है, जो भी है। तो हम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। उसमें जो बोर्ड के उसमें ये आएगा कि जांच हो रही है, उस जांच होने के बाद वो जांच रिपोर्ट क्या आई हम उस पर भी देखेंगे। उस जांच रिपोर्ट में दोषियों पे क्या कार्रवाई हुई। हमारी बड़ी सिंपल सी इसमें मांग है, जो भी कंपनीज इसमें इन्वेस्टिगेशन करें हैं, चाहे आप कह रहे हैं किसी भी पार्टी का कोई हो, उसमें पार्टी विशेष कोई पत्रकार हो, कोई पार्टी हो, कोई आप हमारा जैसा कोई भी आदमी हो, कोई भी वो कंपनी हो, वो कंपनी इस समय ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए जिसने उत्तराखंड के लोगों के साथ लूट करी है। इस समय बात किसी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या यूकेडी नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये उत्तराखंड रहेगा तो सब बच जाएगा। आज बात उत्तराखंड बचाने की है। जैसे आप अभी अपनी इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोल रहे थे, उत्तराखंड में इतनी बड़ी लूट हर जगह हो रही है, तो ये 300 करोड़ की लूट ये सिर्फ इतने से देहरादून शहर में हुई है। हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा। तो अब ये तो एक मैं हूँ अपने आप से, उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला भी हमने लाया, उसमें भी आपको पता है 4 सरकारें थी 2000 से 2022 तक, तो चारों में से 2 बीजेपी की थी, 2 कांग्रेस की थी। तो सारी सरकारों के खिलाफ है, तो जो गलत करेगा उस पर एक्शन होगा। हम इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी मांग इन्वेस्टिगेशन की है। जो गलत हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। वो कंपनी ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए, उनसे रिकवरी होनी चाहिए विद इंटरेस्ट। आज 100 रुपये की चीज़ है, वो कल 200 रुपये की चीज़ बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसका विद इंटरेस्ट जो भी इन्होंने किया होगा कंपाइलेशन, हो तो थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, सब सरकार पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप वो कराइए, तो वो जांच होकर उनसे रिकवरी होनी चाहिए। थापर जी, में 2 प्रश्न बड़े अहम नजर आते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा ये पार्टी विशेष कुछ नहीं है, ये प्रदेश की बात आप कह रहे हैं। मैं कहूंगा आपने 2013 से ये मामला लिया, आपने बोला 10 वर्ष हो गए हैं, 10 वर्ष से क्या किसी की निगाह इस और नहीं गई? क्योंकि जब अभिनव थापर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाते हैं और 3 कंपनियों की मोनोपोली साफ नजर आती है, क्या इन 10 सालों में क्या मेयर, क्या पार्षद, और ये मैं 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या किसी की नजर नहीं गई? और सवाल ये भी है कि कांग्रेस कहां स्टैंड लेती हुई नजर आती है? अभिनव थापर जरूर आवाज उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस भवन में, पर ना तो औपचारिक ना अनौपचारिक कोई भी बयान कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों या बड़े पद पर विराजमान जो आपके लोग हैं वो नहीं देते, और ना इस मामले को टेक ओवर करने की कोई सोचता है। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहला वाला जो आपका पॉइंट है कि 10 साल में किसी ने इसको संज्ञान नहीं लिया, तो मैं ये कहूँगा उनकी आंखों पे एक अजीब सा चश्मा है। वो चश्मा वो हटा देते तो कोई भी, आपको भी दिखता है, सबको दिखता है, कोई भी उस चश्मे को हटा दे तो हो जाता। उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैंने संज्ञान लिया और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मुझे पता है, और मैं इस लड़ाई को कहाँ ले जाऊँगा वो भी मेरे को पता है। दूसरी, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया या किसी ने बयान नहीं दिया, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे अध्यक्ष करण मेहरा जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। प्रीतम सिंह जी ने इस मामले को उठाया है, इसने और भी कई मामले को उठाया, ये वाला भी मामला उनके नॉलेज में या जब भी आएगा तो ये पार्टी स्तर पे या जहाँ पे भी होगा उठेगा। और मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन मुख्यालय से करी है, तो इट इज़ ऑल द सेम। कांग्रेस का कोई भी छोटा सा छोटा कार्यकर्ता उठाए या अध्यक्ष उठाए, मुद्दा तो मुद्दा है ना। कांग्रेस भवन के, हम कांग्रेस भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुख्यालय से मुद्दा उठा रहे हैं, तो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया ना। अभिनव थापर कौन होता है? अभिनव थापर तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही तो है, एक छोटा सा नेता है। कांग्रेस में हमारी, जैसे बीजेपी कहती है कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो कहते हैं, हम लोग एक्चुअल में कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमारे हर व्यक्ति को उतनी महत्वपूर्ण वो दी जाती है। मैंने किया ना ये प्रेस, मुझे मेरी पार्टी ने अनुमति दी, मेरे अध्यक्ष ने अनुमति दी, नगर निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को उठाओ, तो हमने उठाया। गलत कोई भी होगा
उसके साथ कभी पार्टी खड़ी नहीं होगी। अभी आप देखिए साहू वाला मामला है 300 करोड़ वाला, ये जो अभी लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है, तो सेंटर में जो AICC है उन्होंने नोटिस दे दिया भाई आप इसमें अपना वो स्टैंड क्लियर करें और पार्टी इससे अलग है। देखिए अगर कोई सांसद, कोई पार्षद, कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई नगर निगम का मेयर, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई गलत करता है तो पार्टी उसके साथ कहाँ खड़ी होती है? आप बताइए, एक भी आप ये बता दीजिए पार्टी खड़ी है। मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मैंने इसको किया। एक सवाल देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक नजर में ना आए तब तक गुनाह नहीं होता। जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टी खड़ी है, अगर आप मेयर होते और आप जरूर आपने ये भी कह दिए कि कांग्रेस के लोग भी सीधे तौर पर शामिल हैं और भाजपा के भी कुछ लोग शामिल हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या उस समय भी, क्योंकि देखिए जब आपको मालूम सब कुछ है पर वो लफ्जों में आपकी जुबान तक नहीं आ पा रहा है, और यही मैं कह रहा हूं कि जिस दिन उनके खिलाफ कोई ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप शायद पार्टी आपकी कुछ करे, पर उस पता होते हुए भी जो साथ दे रहे हैं क्या वो सही है? ये बड़ा सवाल है। मैं जुबान से बोलने पे विश्वास नहीं रखता, मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने जुबान से ज़्यादा ही 50-100 पेज के लेटर ऑन रिकॉर्ड इन नगर निगम में जमा है, ये कहीं भी फाइल शासन में जमा है। 12 सितंबर 2023 को हम शासन में गए थे, चुनाव शासन ने उस पर कोई लेटर लिख दिया कि इस पर रिपोर्ट दो। तो अगर मैं मेयर होता, अगर मैं इस देहरादून का मेयर होता जैसे आपने बोल दिया तो एक सिचुएशन है, तो और मेरे पे फैक्ट्स आते, डे 1 पे मैं इन्वेस्टिगेशन बैठाता। अव्वल तो ये स्थिति होती नहीं, अगर मैं मेयर होता तो टेंडर ट्रांसपेरेंट होते, ओपन बिडिंग होती। H1 बिडिंग का खेल जो है वो मेरे को पता है, सब लोगों को शायद पता ना हो, तो मैं इसमें ओपन बिडिंग रखता। जितने ज़्यादा बिडर्स आते, चाहे वो 5 रुपये ऊपर मिलता नगर निगम को या 500 करोड़ ऊपर मिलता, वो पब्लिक का रेवेन्यू में मिलना चाहिए था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और अगर हमसे कहीं कोई चूक हो भी जाती है, इंसान है, किससे गलती हो गई, गामा जी से हो सकता है गलती हो गई, जब मैं उन्हें बताने गया था कि ये एविडेंस हैं, ये रिकॉर्ड हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इमीडिएट एक्शन लेता, इमीडिएट उस पर कार्रवाई करता और इमीडिएट उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाता। और फिर उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंपनी इसमें साबित सामने कार्टेलाइजेशन अगर दिखता, उन पे एक्शन लिया जाते, वो ब्लैकलिस्ट होते। मैं मेयर होता तो उनसे रिकवरी भी कराता, पैसे की वसूली भी कराता विद ब्याज। अगर मैं मेयर होता तो मैं ये सब कर सकता था। तो आप कह रहे हैं कि गलती हो सकती है, पर गलती ऐसी कैसे कि 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यहाँ तो 10 साल हो गए हैं। सवाल यही है कि एक गलती हम मान सकते हैं क्योंकि MNA जो होते हैं वो अपने आप में अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, IAS अधिकारी हैं, तो क्या वो गलती जो एक शायद हो सकता है, जो आप कह रहे हैं कि गामा जी को नहीं समझ आ रही हो, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वहां पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उन्हें तो सारे गेम पता है। जब अभिनव थापर जैसे व्यक्ति जो अमूमन ब्यूरोक्रेट्स पर नजर भी बनाए हुए रखते हैं, जो खुद स्टडी भी कर रहे होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए टॉप अधिकारी हैं, वो तो शायद इस बात से वाकिफ होंगे, तो क्या लगता है ये बड़ा सवाल आपने इसमें ये प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए कि वो बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, अगर उनसे गलती हुई तो 10 साल में सुधारीकरण का कोई मौका नहीं दे पाए और 300 करोड़ का सीधे तौर पर नुकसान पूरी जनता का हो गया। इस पर क्या कहेंगे? इसमें ये कहूंगा, देखिए इग्नोरेंस अगर गलती से हो गई तो हमें सुधारने का मौका मिलता है, बट 10 साल तक मुझे नहीं लगता कि ये गलती से या किसी की ऐसी ये फाइल रूटीन में चल रही है। एक्सटेंशन 1-1 महीने करके आप 2-2 साल देते हैं, ठीक है। अभी मैं लेटेस्ट 2022 का ही टेंडर ले लो, छोड़ो पुराने टेंडर, मैं आपको 2022 के टेंडर का खेल बताता हूँ। 2022 में टेंडर होता है 6 करोड़ 40 लाख लगभग रेवेन्यू, ये बेस प्राइस मांगते हैं। 2017 का वो था लगभग 7 करोड़, ठीक है। 2017 में नगर निगम में वार्ड कितने थे? 60 थे, अब 100 हो गए। लगभग डबल पॉपुलेशन, डबल एरिया। 5 साल में कोई भी चीज डबल होगी, ठीक है। जो चीज 100 रुपए की थी 5 साल पहले, वो आज 200 रुपए की है। 5 साल में चीज 100 रुपए की 200 होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगर पॉपुलेशन डबल हो गई तो 100 रुपए की 400 होनी चाहिए थी, 200 की भी डबल होगी। बिल्कुल। 5 साल में वो चीज 1:4 या 1:2 या 20% या 50% बढ़नी तो बात छोड़ो, 20% घट गई। बेस वैल्यू 6 करोड़ 90 लाख रुपए से बेस वैल्यू 6 करोड़ 30 लाख रुपए आ गई। कैसे आई, ये तो फाइल के जादूगरों को पता हो, ठीक है। उस घटने के बाद आपने टेंडर में जान मुश्किल, उसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा था अगस्त सितंबर 2021 में, जान मुश्किल डिले करते करते कि आचार संहिता में टेंडर जाए देते हैं। मीडिया 24/7 फिर से जादू के पिटारे से वही कंपनी खुल के आती है, तो ठीक है, चलिए टेंडर प्रोसेस जीती है। 30 मार्च 2022 को आप उसको ऑर्डर देते हैं कि इतने इतने रुपए आप जमा करिए,
और 3 दिन के जो टेंडर के जो नियम ही है, 3 दिन में आप इतना % जमा कर दीजिए, इतना स्टैम्प जमा करिए, एग्रीमेंट करिए और आगे कार्रवाई करिए। मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, उसको एक्सटेंशन होता रहा। आप लोग लाखों करोड़ों रुपए देके ये सब टेंडर होर्डिंग बाजार में बेचते रहे, वो उन्होंने 1 रुपये जमा नहीं किया। ठीक हो गया। उसके बाद उनको एक फाइनल नोटिस दिया जाता है नगर निगम से लगभग मई में। फाइनल नोटिस ये है कि अगर आपने 3 दिन में हमारे यहाँ कोई पैसा जमा नहीं किया तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। ये फाइनल नोटिस है, अंतिम नोटिस। आप इसको पढ़ा दें अगर पब्लिक को, अंतिम नोटिस लाइन है, ये फाइनल नोटिस है। इस फाइनल नोटिस के 3 महीने बाद भी वो कोई पैसा जमा नहीं करता है और फिर 9 सितंबर को एक जादू के पिटारे से एक नया लेटर फिर से आता है 9 सितंबर को, जो ये कहता है कि भैया आप इसमें इतने पैसे जमा कर दें, आपको वर्क ऑर्डर है। ये 9 सितंबर की डेट है, देखिए 9 सितंबर को दोबारा फाइनल नोटिस भी किनारे करके उसको आप कहते हैं इतने पैसे जमा कर दें, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, आप तो इस जगत के पालनहार हो और आप ही उत्तराखंड नगर निगम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा क्या था 7 महीने तक इस कंपनी को बिना पैसे दिए एक्सटेंशन या खेल या ये सब चलता रहा? ऐसा क्या था जो इन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया? ऐसा क्या था इनका ऑर्डर रोका गया? या ऐसा क्या था इनको जब ये कह दिया था कि फाइनली एज पर टेंडर क्लॉज हम 3 दिन में आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, इनको ब्लैक लिस्ट करने के बजाय दोबारा उसी कंपनी को ऑर्डर दे दिया? ऐसा कौन से जादूगर हैं ये जादू हमें भी सिखा दें, उत्तराखंड की जनता को भी सिखा दें जादू, जो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। हमारे लोगों के लिए रोजगार नहीं है, हमारे लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता धक्के खा रहे हैं और ये कंपनी आके यहाँ पे इतना बड़ा कार्टेलाइजेशन करके 300 करोड़ रुपए का काम कर जा रही है। हमको पता ही नहीं है ये कैसे होगा। हमें भी बताओ, हमारे लोगों की जनता को बताओ, उत्तराखंड की जनता को सिखाओ ये। अगर इसमें कोई जादू है तो उन्हें बताओ और कोई गलत है तो सजा पाओ भाई दोस्तों। ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके बहुत व्यूअर्स हैं। देहरादून भी हमारा है, उत्तराखंड भी हमारा है और भारत भी हमारा है। ये लूटने नहीं देंगे। जब तक हैं इसको लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जो मर्जी हो जाए, कोई मर्जी दबाव बना ले, ये बात रुकेगी नहीं है। एक सवाल आखिरी थापर साहब, मैं विदाउट जब कैमरे के पीछे थे तो मैं नहीं पूछ पाया था, पर अभी मैं पूछ रहा हूँ ऑन कैमरा। सूत्रों से मुझे पता चला है कि मैनेज करने की बात भी थापर जी को हुई है और काफी लोग, प्रभावशाली लोगों ने फोन किए हैं। हो सकता है आपकी पार्टी की भी हो। डायरेक्टली नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कई चीजें हैं और लीगली वे में दोनों बात करेंगे क्योंकि लॉयर्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा लीगल वे में। इसमें कितनी सच्चाई ये बता दीजिएगा पहले। देखिए, दुनिया जहान के फोन कि क्यों कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या जरूरत थी, चारों तरफ से आए हैं। दोस्तों के भी आए हैं, कुछ और लोगों के भी आए हैं, प्रेशर्स बना रहे हैं। पर ये आप तो जानते ही हो मेरे को, विधानसभा भर्ती घोटाला खोला है तो कुछ नहीं है वो तो, उसमें 510 लाख यूथ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, कई उसमें स्पीकर्स इन्वॉल्व हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक्स सीएम्स इन्वॉल्व हैं। तो जब हम उस मामले में दबाव में नहीं आए तो हम इस मामले में दबाव में नहीं आएंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलने की पूरा प्रयास रहेगा। इन्वेस्टिगेशन कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है जो आप पे आक्षेप लगाए हो, हमारे पे वी हैव गॉट द वन साइड ऑफ फाइल। अगर आप पूरी बात कह रहे हैं तो आप पे पूरी फाइल है, कि मैं तो उतने ही कागज निकाल पाया हूँ ना जितना मेरे को आरटीआई में मिले। आप पे पूरी फाइल हो, उस फाइल को आप पब्लिक डोमेन में लाइए, आप प्रेस कीजिए, आप बताइए, या आप एक जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है आप उसको प्रेस के थ्रू या कहीं पे भी मीडिया के थ्रू उसको ऑनलाइन कीजिए, या लोगों को बताइए कि हमने जांच रिपोर्ट किया है, इन्होंने बिंदुवार ये जांच मांगे, ये डॉक्यूमेंट थे, इसके सपोर्ट में हमारी ये रीजनिंग थी, हमने ये किया, हमारे पास ये रिकॉर्ड है, शो वेयर आर यू। आप वो सब करिए, आप मेरे पे प्रेशर मत बनाइए। ये मामला रुकेगा नहीं, हम चल पड़े हैं और हम इसको अंजाम से आगाज तक, आगाज से अंजाम तक क्या होता है पूरा पहुंचाएंगे। आगाज भी हमने लिया और अंजाम भी इसको हम ही देंगे। तो ये आपके माध्यम से मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, कोई मर्जी बोलो, कोई मर्जी मत बोलो, काम वही होगा जो लीगल है। अगर आपने गलत किया है, उत्तराखंड में लूट मचाई है, देहरादून नगर निगम को 150 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, 300 करोड़ रुपए का खेल 2-4 कंपनियों ने मिलकर किया है, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप इसको नहीं रोक पाएंगे। आपने इस बयान में ये भी साफ कर दिया है, जो आप पहले बयान दे रहे थे कि हो सकता है गलती हो गई हो, तो ये बयान ये कह देता है कि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है
ये जानबूझ के किए गए, ये सीधी बात अब निकल के आ जाती है इसमें। देखिए कार्टेलाइजेशन आप टेंडर में लिखते हैं कि कार्टेलाइजेशन को ब्लैकलिस्ट करेंगे, और इसमें सीमिंगली 3 ही कंपनी आ रही हैं, उन्हीं को एक्सटेंशन, उन्हीं को ऑर्डर्स। एक कंपनी, आप कोर्ट में जाते हो, मैं आपके खिलाफ कोर्ट में स्टे ले लेता हूँ, उसको मिस इंटरप्रेटेड करके ऑर्डर खुलता है और आपको उसका एक्सटेंशन मिल रहा है और पीछे से मुझे फायदा मिल रहा है। फिर बाद में मेरा जो फाइल है जो कोर्ट में जिस पे स्टे हुआ वो इनफ्रक्चर्स हो जाती है ड्यू टू नॉन पैरवी। ड्यू टू नॉन पैरवी मेरा वकील वहां खड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। इतने बड़े मामले को मैंने स्टे ले लिया हाई कोर्ट से, उसके बाद मैं आगे पैरवी तो करूंगा। अगर मेरी आपके साथ झगड़ा है, मैं केस हार जाऊं वो अलग विषय है, पर मैं पैरवी तो करूंगा। आपकी ड्यू टू नॉन पैरवी आपका मामला इनफ्रक्चर्स हो गया। ये स्टिमुलस एक कंपनी है, इनका मामला इनफ्रक्चर्स हो गया, हाई कोर्ट का इन्होंने मौखौल बना दिया 23/9/2019। उसके बाद दूसरा टेंडर निकला 2020-21 में, फिर वो इन्होंने भरा नहीं क्योंकि उसमें 20% रेट ज्यादा थे, कोई भी कंपनी आई नहीं। 10% का वही क्लॉज था, 60 लाख 70 लाख जो ईएमडी देगी वो आया। तो ये बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये पेंडोरा ऑफ स्नेक बॉक्स है, अगर ये खुल गया तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं इससे भी 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो, बट क्योंकि मेरे पास जो फैक्ट्स हैं, मैं लीगल आदमी भी हूं, आई एम अ लॉयर एज वेल, यू नो, तो जो फैक्ट्स हैं मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूं, और मैं किसी पे पर्सनल आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, या आपके चैनल से भी बोल रहा हूं। मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई व्यक्तिगत या वो कर रहा हूं, ये पर्सनल आक्षेप नहीं है। आप इसको पब्लिक डोमेन में आप काम कर रहे हैं, पब्लिक का टेंडर है, पब्लिक में निकला है, पब्लिक के टेंडर में आपने देखे पैसा काम करके किया है। हम प्रोसीजर में जो खेल हुआ है उसमें जो कार्टेलाइजेशन में अपने लोगों को जो इन्होंने करके किया है, उनको बेनिफिट दिया है, उस बेनिफिट को अगर वो गलत तरीके से दिया गया है तो उसको खोलने की हम बात कर रहे हैं, और वो भांडा फूट के रहेगा। आखिरी सवाल थापर साहब, अब आगे क्या करेंगे? लीगली लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, क्या करने वाले हैं? क्योंकि सवाल यही है कि नगर निगम चुनाव की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी सर पर अब आने ही वाले हैं, क्योंकि एक्सटेंशन दे दिया गया है और प्रभारी मिल गए हैं नगर निगम को। सवाल यही है कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि इसे कई रूपों में देखा जा सकता है। इसे चुनाव को मद्देनजर भी देखा जा सकता है कि थापर जी एक्टिव हो गए हैं। हो सकता है कि थापर जी की प्लानिंग हो कि वो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। कई आरोप भी लगे हैं, क्योंकि साफ कोई खुलासा जब करता है तो उसके हर एंगल देखा जाता है, और आप तो एक पार्टी से तो सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, तो वो भी चीजें मुझे लोगों की आती हैं। वो भी कहते हैं कि थापर जी मेयर की तैयारी कर रहे हैं इसलिए वो एक्टिव हो गए। ये बड़ा सवाल है, अभी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हम तो काम करने वाले लोग हैं, जब हम पहले काम किया करते थे, विधानसभा का चुनाव है, एक्टिव है। विधानसभा का 2022 का चुनाव हो गया, उसके बाद जो एक्टिव सो कॉल्ड लोग थे, कई लोग उन्होंने इस तरीके से आगे विषय नहीं उठाए। मैं तो 2022 के बाद भी उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला उठाया, आप लोगों के डोमेन में है वो। उसके मैंने पहले भी टीएचडीसी का 100% रेवेन्यू उत्तराखंड को मिले 2020-21 में, वो पीआईएल मेरी चल रही है। 70% उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले, उसका संघर्ष मैं कर रहा हूँ। आज ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इस इन्वेस्टर समिट में क्या किसी ने ये कहा उत्तराखंड के लोगों को इतना रोजगार मिलना चाहिए? नारायण दत्त तिवारी जी की गवर्नमेंट का 2006 का जीव है। अगर आपका 70% रोजगार आप ये नहीं, आप उसमें कंप्लायंस करते लोकल का, तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्री की एनओसी नहीं मिलेगी। क्या कोई कंप्लाई हो रहा है? इसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया हूँ, कोई भी इंडस्ट्री इसको कंप्लाई नहीं कर रही है। आप देखिए जो हमारे यूपी से टचिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, आप चाहे देहरादून ले लीजिए या आप ये ले लीजिए, तो हमारा हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज यहीं पे, जो हमारा तराई का इलाका है, सिडकुल, और लोगों जो पर्सनल इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, आउट ऑफ सिडकुल भी जिन्होंने अपने कारखाने लगा रखे हैं, तो वो एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो 70% कंप्लाई कर रही है। क्या हमारे लोग खाली ये वहाँ सामान उतारने और उसके लिए हैं? हमारा कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है, हमारा कोई अनस्किल्ड वर्कर नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? हमारा आदमी बाहर निकलता है तो जनरल बिपिन रावत बन जाता है, हमारा आदमी बाहर निकलता है तो अजीत डोभाल बन जाता है, हमारा आदमी बाहर निकलता है तो वो कुछ भी कर जाता है, किसी भी फील्ड में कर जाता है ना। आप चाहे संगीत के फील्ड में लें, प्रसून जोशी है, कोई भी लें आप, किसी भी फील्ड में लें आप। तो अगर हम उत्तराखंड में हमें ये जब हमारे काम करने की या व्यापार करने की या कोई रोजगार की कुछ सुविधा मिलती है, आप उस पर लूट खसूट मचाते हो। उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, तब लोगों ने कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ना है? ठीक है, विधानसभा का खत्म हो गया, मेरी लड़ाई जारी है। भैया हमें लोगों के लिए काम करना है, ये चुनाव उनाव आते जाते रहेंगे। अभिनव थापर कोशिश करता है, लोगों के लिए लड़ता है, मरता है। कोरोना हुआ, सब लोग घर में बैठे हुए थे,
हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी। मैं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की मेरी PIL चल रही है, 19 करोड़ रुपए लोगों को वापस हो चुका है, अभी उस PIL का रिजल्ट नहीं आया है। जितने भी लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उनसे जो लूट हुई, आपने भी इस मामले को चलाया, उसकी रिकवरी 19 करोड़ रुपए वापस हो चुके हैं। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पुणे में वापस हुए। मैं बॉम्बे कौथिक में गया था, वहाँ मैंने मेरे को गेस्ट बनाया था एक दिन, मैंने इस बारे लड़ाई अभी बाकी है, हिसाब अभी बाकी है, जो हमारा अभियान है उसके बारे में बताया। उसके बाद पुणे में वहाँ 6 करोड़ रुपए वापस हो गए। बॉम्बे में जब मैंने बात करी है, उत्तराखंड में तो हो ही रहे हैं, 475 फैमिलीज के मैंने पैसे वापस करा दिए। तो अब आप इसको ये बोलें कि हम ये चुनाव से जोड़ रहे हैं, मैं फिर आपको वही लाइन दोबारा बोलूँगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। बाकी हम पार्टी में हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हमने रामलीला कराई तो उसमें क्या था पॉलिटिकल? कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी एक्टिविटी दे लो, हम कोई भी एक्टिविटी हम काम करने के उससे करते हैं। बट हाँ, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हमने कांग्रेस भवन से उठाया। नेचुरली अगर पार्टी चाहेगी हमें मेयर का देने, हम लड़ लेंगे। पार्टी नहीं चाहेगी, हम वैसे ही अपना ज़मीन से छोटा मोटा जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो अकेले दम पे करते रहेंगे। जो हमारे जितना हमारा एक आदमी की जो शक्ति और हिम्मत होगी, और जो संविधान ने हमें शक्तियाँ दे रखी हैं, जो मेरे आधार कार्ड ने ताकत दे रखी है, वो है। जब तक कोई ऐसा कोई पद नहीं होगा या किसी लायक नहीं होंगे तो ये छोटी मोटी लड़ाई हम करते रहेंगे। बताओ साहब, यही एक सवाल बहुत मैं ये इस चर्चा को मैं इसलिए भी थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जो सब जवाब दे रहे हैं तो उसमें ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाते हैं। आपने कहा कि जो पार्टी, अगर पार्टी लाइन से बाहर आ जाते हैं तो क्यों सिस्टम का पार्ट होना को में क्या बुराई है? अगर आप चुनाव लड़ते भी हैं आप, क्योंकि अधिकतर आमूमन मैं पार्टी के व्यक्तियों से बात करता हूं तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं अगर पार्टी विश्वास करेगी, टिकट देगी तो शायद ही मैं लड़ाई आगे लड़ूं। जो व्यक्ति कैपेबल है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सिस्टम को जानते हैं, आप नगर निगम को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यों नहीं उन्हें आगे आना चाहिए? क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्यों नहीं सिस्टम? क्योंकि मैं बात कहूं, एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल शुरू किया, जिन दिनों वो चुनाव में उतरे, तो उनका एक मॉडल था, उनका एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज थी। आज जरूर जो आवाज कहीं और दिशा में चली गई वो अलग विषय, पर क्यों नहीं सिस्टम में रह के बदलाव किया जाए? कब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्यों सिस्टम में रह के बदलाव नहीं किया जा सकता? तो इसमें ये कहां से आ जाता है कि पार्टी देख सोचेगी तो मैं करूंगा? क्या जो आप और आपकी तरह युवा है वो इसी लाइन में क्यों चल रहा है? ये आखिरी सवाल है आपसे। बढ़िया सवाल है, पर यह सवाल गलत आदमी और गलत माइक के आगे है। या आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए, करण मेहरा जी से, ये सवाल आप प्रीतम सिंह जी से पूछिए, हरीश रावत जी, गणेश गोदयाल जी से पूछिए, दिल्ली में जो हमारे प्रभारी हैं जो AICC देखते हैं उनसे पूछिए। तो हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा है मेन स्ट्रीम में? हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी होना ना होना होई सोई जो राम रची राखा, उसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। पार्टी जो फॉर्मेलिटीज़ कहती है, अपना बायोडाटा जमा करो, फीस जमा करो, जैसे 2022 में 10-10 हज़ार फीस थी, सबसे मांगी गई, जितने भी कैंडिडेट्स थे हमने जमा करी, 17 में भी जमा करी। तो फीस भी जमा कर रहे हैं, कागज़ भी पूरे भर रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, पेपर पूरा दे रहे हैं हम। बाकी उनसे पूछो जो हमारा रिजल्ट चेक करते हैं, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। सब पार्टी का अपना सिस्टम होता है, हमारी पार्टी का भी अपना सिस्टम है। नीचे से भी देखा जाएगा कौन कितना पुराना है, कौन कितना काम कर रहा है। हम राज्य आंदोलन में भी जुड़े रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी रही हैं, तो उनके राज्य के लिए जो इश्यूज़ हैं वो भी उठाता रहता हूँ, शहर के लिए जो इश्यूज़ हैं वो भी उठाता रहता हूँ। करना कैसे है वो भी पता है। कभी मौका मिलेगा तो आप जैसे भाई लोग अगर चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया थावर साहब, बहुत अच्छी बात। और बड़ा घोटाला जो 300 करोड़ रुपए का है वो खुला है, पर जैसा कहा कि 10,000 रुपए भर के और बायोडाटा देते हैं हमेशा, पर परीक्षा में पास ना हो रहे हो। पर सवाल ये है कि पास होने के लिए जो क्वालिफिकेशन पार्टी में होनी चाहिए वो अमूमन तमाम लोग जानते हैं कि जब भी बड़े दलों की बात हम करते हैं तो वहां पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ कहीं और चीजें बड़ी होने लगती हैं। तो शायद यही चीज है जो युवा और अभिनव थापर जी जैसे कई लोग हैं जो कैपेबल हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो नीचे संघर्ष कर रहे हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे। पर सवाल यह है कि 300 करोड़ का बड़ा घोटाला बात कहें और इस पे अगर जांच होती है, अभी मिनट्स जो हैं वो आने बाकी हैं, और क्या जांच करेंगे? क्योंकि 10 वर्षों से तो आंखें बंद करके सब सोए हुए हैं, शायद 10 वर्षों के बाद वो नींद जागे। और जो 300 करोड़ रुपए का अभी तक घोटाला हुआ है होर्डिंग और टेंडर के नाम पर, और कोर्ट के जो कंटेम्प्ट हुआ है उसकी भी कोर्ट में जाने की जो थापर जी बात कर रहे हैं, उसकी बात क्या सुनवाई होगी, ये भी हम नजर बनाए हुए हैं। तब तक ऐसी जुड़ रहिएगा क्योंकि इस मुद्दे पर अभी क्या होगा आगे वो देखना बाकी है। तब तक ऐसी जुड़ रहिएगा और देखते रहिएगा पार्टी।